हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का मैथ है। 9th क्लास में पिछली बार 5.2 का हम लोग सवाल का समाधान कर रहे थे और वो पहला पार्ट था। तो ये 5.2 का दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने मेरे पिछला पार्ट देखा होगा तो आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, और अगर ना देखा हो तो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, नहीं तो यहाँ पे ऊपर में आई बटन आपको दिख रहा होगा, उससे आप दबा कर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार 5.2 का हम लोग समाधान कर रहे थे और उसमें जो एक नंबर के जो हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी मैंने कहा था कि आप खुद से कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। पिछली बार हमने जो कुछ भी किया उसका हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सीधे सीधे लेखा चित्र अंकित करने को कहा गया है। ठीक है, अंकित करके हमें ये बताना था कि ये समाधान योग्य है कि नहीं। तो पिछली बार हमने सीखा था कि जो दोनों लेखा चित्र के जो मतलब दोनों समीकरण के जो लेखा चित्र होते हैं वे अगर आपस में समानांतर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अगर नहीं काटते हैं तो समाधान योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर वे दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर काट लेते हैं तो वो समाधान योग्य होते हैं, लेकिन उनका एक ही हल होता है। ठीक है, एक ही हल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों लेखा चित्र अगर एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरते हों, ठीक है, तो वह समाधान योग्य तो होता है, लेकिन उसके असंख्य समाधान होते हैं। असंख्य समाधान यानी कि उसके ढेर सारे समाधान होते हैं, ये हमने बताया था। लेकिन ये तो लेखा चित्र की सहायता से पता करना होता है कि जो भी सवाल है वो समाधान योग्य होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे हमें लेखा चित्र की सहायता से समाधान नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए निम्न युगल समीकरणों के एक एक सहस लिखा है, जो भी है सदृश होना चाहिए। ठीक है, सदृश चल राशियों के, यानी कि जो भी यहाँ पे चल राशि दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, चल राशि ना एक्स है वाई है, यहाँ भी एक्स वाई ये सब चल राशि है। तो चल राशियों के गुणांक यानी कि जो इस चल राशि के साथ जो नंबर है 5 वो गुणांक है। या गुणांक या स्थिरांक दोनों कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुणांकों तथा स्थिरांकों, है ना, यानी कि ये गुणांक भी है, ये स्थिरांक भी है। ठीक है, स्थिरांकों के अनुपाति के बीच संबंध ज्ञात करें, यानी कि जो भी गुणांक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इन गुणांकों तथा स्थिरांकों के अनुपात के बीच संबंध ज्ञात करें, यानी कि यहाँ कम से कम 3 चल राशि है ना। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है चल राशियों के गुणांकों तथा स्थिरांकों के अनुपातों के बीच, यानी कि जो तीनों चल राशि, यहाँ पे 2 चल राशि है, यहाँ पे तो एक चल राशि मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के जो अनुपात होंगे, ठीक है, उन अनुपातों के बीच संबंध ज्ञात करें। सबसे पहले ये पहला समीकरण और दूसरे समीकरण का अनुपात, ये पहला समीकरण दूसरे समीकरण का अनुपात, फिर यहाँ भी वही इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है, उनके बीच संबंध ज्ञात करना है। और संबंध ज्ञात करने के बाद बताएं कि ये समीकरण समाधान योग्य है कि नहीं। संबंध ज्ञात करने बोला है, यानी कि ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर है कि नहीं या फिर असमान है कि नहीं, हमें ये जांचना है। अब करना कैसे है, मैं पहले पिछले वाले मैथ से थोड़ा उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 नंबर का ए नंबर उतार लिया है। ठीक है, तो इसका जो भी चल राशि है, 2 चल राशि है हम देख रहे हैं। ठीक है, दोनों चल राशि का जो गुणांक आपको दिख रहा होगा, जैसे कि समीकरण 1 में यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है और यहाँ पे समीकरण 2 में एक्स का गुणांक 3 है। तो इन दोनों का अनुपात, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, इनका भी अनुपात निकालना है और इनका भी अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मैंने पिछली बार शायद बताने की कोशिश की थी कि जो भी गुणांक होते हैं उन्हें ए बी सी से संबोधित करते हैं। पहले वाले को ए से, दूसरे वाले को बी से, तीसरे वाले को सी से। यहाँ भी ए बी सी है, तो क्योंकि ये समीकरण 1 है इसलिए यहाँ पर A1 बोलेंगे, है ना, ये समीकरण 1 है इसलिए इसे B1 बोलेंगे और इसे C1 बोलेंगे। और ये समीकरण 2 है तो इसे 2 है तो ये A2 B2 और इसे C2 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये समीकरण 1 को अगर हम समीकरण के रूप में सजाना चाहें तो लिख सकते हैं हम
क्या लिखें, ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 को ये देखिए a1x, क्योंकि ये सबसे पहले a का a1 होता है, ये उसी तरह से b1 होता है और यहाँ पे c1 होता है, बाकी x और y जैसा ही वैसे लिखेंगे। तो समीकरण 1 को इस समीकरण से, यहाँ पे समीकरण लिखना चाहिए था मुझे, समीकरण, ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 को इस समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक समीकरण है ना, तो इस समीकरण से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a1 है, a1 की जगह पर हमारा 2 है, ठीक है, b1 की जगह पर 3 है और c1 की जगह पर हमारा -7 है। ध्यान दीजिए, साइन भी ध्यान दीजिएगा, -7 है, ठीक है, -7, ठीक है। इतना करने के बाद उसी तरह से समीकरण 2 को, ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण 2 है उसको तुलना करना है, ठीक है, लेकिन किस समीकरण से, यहाँ पे जैसे a1x है, इसी तरह से यहाँ पे a2x होगा, फिर प्लस होगा, फिर b2 होगा, लेकिन y होगा, b2y। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होगा, ठीक है। लास्ट वाले में c2 हो जाएगा, ठीक है, a2 b2 c2, बस इतना ध्यान रखें, और x और y जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इतना बराबर 0 इस समीकरण से, ठीक है, तो समीकरण 2 को इस समीकरण, इतना बराबर 0 समीकरण से तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 2 ये जो है, ठीक है, इसको हम इस समीकरण से तुलना कर रहे हैं, तो a2 बराबर कौन है, a2 बराबर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और b2 बराबर हमारा 2 है, और बचा हमारा c2 बराबर -8 है, -8, ठीक है। एक बात बता दूं, इतना लिखने की ज़रूरत शायद ना पड़े अगर आप मैथ को सीधे सीधे समझ पाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आगे, ठीक है, दोनों समीकरणों की गुणांकों के अनुपात, यानी कि जो भी गुणांक है उनके अनुपात निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है, ठीक है, यहाँ पे a1 a2, इनका अनुपात सबसे पहले क्या होगा, a1 a2, ठीक है, बराबर देखिए मान भी लगा देते हैं, ठीक है, a1 a2, तो यहाँ पे 2 है a1 में और a2 में है हमारा 3, ठीक है। उसी तरह से b1 b2, ठीक है, b1 b2 और b1 b2, हाँ, b1 का मान है 3, यहाँ पे देख रहे हैं b1 का मान है 3, और b2 का मान ये रहा, b2 का मान ये 2 है, ठीक है, हो गया। उसके बाद बचता है हमारा c1 और c2, ठीक है, तो c1 हमारा ये है -7 और c2 ये रहा -8, ठीक है। अनुपात में लाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये आपस में कटने वाले नहीं हैं, ठीक है, नहीं कटेंगे तो ये जैसा है वैसे उतारा जाएगा। अब देखिए अनुपातों की तुलना करने पर, ये देखिए 2/3 और 3/2, इसको हमने तुलना किया तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, 2/3 3/2 दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब ये असमान है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा a1 और a2 असमान है b1 और b2 के, ठीक है। तो इसमें आपको समझना होगा कि a1 और a2, b1 और b2 दोनों के अनुपात अगर समान नहीं होते हैं, ऐसा होने से ये पूरा का पूरा समीकरण जो भी है, ठीक है, वो समाधान योग्य होता है। हमेशा याद रखें, अगर a1 a2 और b1 b2, ठीक है, ध्यान से सुनिए, a1 a2 और b1 b2 अगर समान नहीं हो, ठीक है, उनका अनुपात अगर समान नहीं हो तो ये पूरा का पूरा समीकरण समाधान योग्य होता है। तो हम यहाँ पे समाधान योग्य लिख सकते हैं, ठीक है, ये समाधान योग्य है, ठीक है, मैंने पहले कुछ और लिखा था, ये समाधान योग्य है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप c1 c2 का भी लगाना चाहें, c1 c2, क्योंकि वो -7 है और -8 है, ठीक है,
यहाँ देखिए ये -7 -8 ये भी किसी से मिलता जुलता नहीं है, ना तो इससे इसके समान है ना तो ये इसके समान है, ठीक है। तो ये भी कहने से असमान कह सकते हैं, दोनों के असमान है, ठीक है। तो ये C1 और ये है C2, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखा ना, देखिए -7 -8 ये इन दोनों में से किसी के समान नहीं है, और किसी के समान नहीं है यानी कि C1 C2 भी इन तीनों में से मतलब किसी के भी समान नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से किसी के भी समान नहीं है, और अगर समान नहीं है मतलब ये समाधान योग्य है। मेन चीज़, अगर ये A1 A2 और B1 B2 अगर समान ना होते हों तो ये समाधान योग्य ही होता है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात ध्यान देना है, ठीक है। एक और बात पे गौर कीजिए, ठीक है। अगर A1 A2 और B1 B2 इन दोनों का अनुपात अगर असमान होता है, ठीक है, अगर असमान होता है तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है, क्योंकि ये इन दोनों का समीकरण, इस समीकरण का जो लेखाचित्र होता है, इस समीकरण का जो लेखाचित्र होता है वो एक दूसरे को काटते हैं और वो एक ही बिंदु पर काटते हैं। आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, परस्पर एक दूसरे को काटने वाले लेखाचित्र, या फिर दोनों लेखाचित्र एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग समझ गए हो तो ये आप समझ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे उतारा है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 इन दोनों का अनुपात अगर समान ना होता हो, ठीक है, तो समाधान योग्य है। एक दूसरे को काटने वाले लेखाचित्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को काटते हैं वो लेखाचित्र, और अगर वो एक दूसरे को काटते हैं लेखाचित्र तो उनका एक ही हल होता है। ये बेसिक पॉइंट याद रखें, ठीक है। अगर उन दोनों का अनुपात A1 A2 B1 B2 ये दोनों बराबर हैं, साथ ही साथ C1 C2 इसका अनुपात भी इन तीनों के बराबर है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का, ये तीनों का अनुपात अगर सेम होता है, यहाँ भी मान लीजिए 1/2 होता है, यहाँ भी 1/2 होता है, और यहाँ भी मान लीजिए 1/2 होता है, तो वो समाधान योग्य तो होता है, लेकिन सिर्फ सरल रेखा या फिर संपातित रेखा होता है, क्योंकि दो समीकरण होते हैं, दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, मैंने पिछले वाले में बताया था, है ना। और ऐसे में उनके असंख्य हल होते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये बात याद रखें, ठीक है। अगर संपादित रेखा या फिर सरल रेखा होता है, दोनों लेखाचित्र अगर एक दूसरे के ऊपर ही चले जाते हैं तो वह असंख्य हल होता है। फिर तीसरा पॉइंट याद रखें, ठीक है। A1 A2 B1 B2 ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, लेकिन अगर C1 C2 ये बराबर ना हो, ठीक है, सिर्फ C1 और C2 ये अगर बराबर ना हो तो दो समानांतर सरल रेखा मिलती है। मतलब कि जो भी लेखाचित्र हम खींचते हैं उसमें दो समानांतर सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है, मतलब मिलता है, और वो समाधान योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर वो समाधान योग्य नहीं है तो कोई भी हल नहीं मिलता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखें, अच्छे से कॉपी में उतार लें, ठीक है। समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वीडियो को पहले फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, नहीं सॉरी बैकवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 2 का पहला नंबर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पहला समीकरण दिया गया था x + 5y = 7, उसी को बराबर 7 जो उधर था बराबर के हम इधर लाए। इस वाले मेथ में बराबर के इधर ही सबको लाना ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए हम इधर लिख दिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल था, ऐसा करना शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ये समीकरण 1 है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए जैसा है क्वेश्चन वैसे ही उतार के देखते हैं, ठीक है। बाकी क्या करना है पता है ना। यहाँ पर हमने याद है कि यहाँ पर थोड़ा सुधार के लिखा, ठीक है। आप पहले सवाल जैसा है वैसे उतारेंगे, ठीक है। उतारने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसे अलग से इस तरह से उतार सकते हैं, ठीक है। -7 इधर लाए, -20 भी इधर लाए, ठीक है। होने से समीकरण 3 समीकरण 4 बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ABC जो दिया गया है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं अनुपात में, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये 1 और 1 है, ठीक है, 1 और 1 समझ में आ रहा है। फिर बराबर यहाँ पे 5 और 5 बराबर, और लास्ट ये जो C नंबर है, क्योंकि A यहाँ पे 1 1 है, B 5 5 है, और C का मान -7 और -20 है। डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये और ये बराबर होगा, क्योंकि हम इसे काट सकते हैं, 5 × 5 है ना, 5 × 5 ये काट सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं काट सकते। हाँ, माइनस माइनस काट सकते हैं, लेकिन 7 और 20 नहीं काट सकता। यानी कि अगर हम इनके समीकरण की तुलना करें तो यहाँ पे 1 बराबर 1 हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये माइनस 7/20 है, ठीक है। यानी कि इसमें A1 और A1A2 और B1 B2 यहाँ पे जो है A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। वो बिल्कुल इस अवस्था जैसा है, इसकी जैसा, यानी कि दो समानांतर सरल रेखा होंगे, और अगर दो समानांतर सरल रेखा होंगे तो वो समाधान योग्य नहीं है, यानी कि कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा गया है कि तीनों में संबंध क्या है अनुपातों में, ठीक है। तो यहाँ पे A1 और A2 बराबर है B1 और B2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C1 और C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें यहाँ लिख सकते हैं ये समाधान योग्य नहीं है, समाधान योग्य नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन में इनके लेखाचित्र अंकित करने को कहा गया है, ठीक है। इनके जो लेखाचित्र अंकित करने को कहा गया है, लेखाचित्र अंकित कर जांचे होना चाहिए। यहाँ पे यह लग गया है जांचे, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे जांचे होना चाहिए, यहाँ पे यह लग गया, ठीक है। तो इसका लेखाचित्र करना आपके लिए बहुत ईजी है, वैसे ही करें जैसा हमने पिछली बार किया था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेखाचित्र आप खुद भी अंकित कर सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते आए हैं तो। नहीं आए हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, मेरा पिछला पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सीधे सीधे बी नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बी नंबर में वही हमें करना है, संबंध अनुपातों का संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए नंबर में जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है, यानी कि 2/2, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 और 3 है, 1/3, ठीक है। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। वहीं पे और सी की बात करें तो 8, ये -3 है ना, हाँ -3 है। और यहाँ सी की बात करें तो 8, एक बात है, ठीक है, अगर हम बराबर के उधर ही रखते हैं, बराबर के इधर नहीं लाते हैं, तो यहाँ साइन चेंज करके होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ सी का जो मान है वो -8 है, ठीक है, और C2 का जो मान है वो +5 है। हमेशा याद रखें, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा वो बराबर के हम जब इधर लाए थे, ठीक है, बराबर 7, बराबर के इधर लाते हैं तो -7 हो जाता है ना। फिर यहाँ पे +20 है, बराबर के इधर लाए तो -20 हो गया, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पर जो भी +8 है हम उसे -8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे जो -8 है -5 है उसे +5 लिख सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा करता हो तो पहले आप इस तरह से सजा सकते हैं, ठीक है, सजाने के बाद ही आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि ये वाला भी समान नहीं है, और अगर ये समान नहीं है यानी कि यहाँ तीनों के तीनों समान नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा यहाँ पहले में ही समान नहीं है। ये A1 ये A1 A2 और ये B1 B2 है, और A1 A2 B1 B2 इन दोनों का अनुपात अगर समान ना हो तो ये समाधान योग्य होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं A1 A2 असमान है, ठीक है, B1 B2 के असमान है। ऐसा होने से ये समाधान योग्य होता है, समाधान योग्य होता है, ठीक है। और अगर ये समाधान योग्य है, ठीक है, क्योंकि A1 A2 B1 B2 नहीं मिला है और समाधान योग्य हुआ है, तो इसका एक ही हल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही, चलो नीचे लिखते हैं एक ही हल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे जो सी नंबर है सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन मैं यहाँ पे सवाल नहीं उतार रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अनुपात में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 5/15 होगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 8/24 होगा, ठीक है, बराबर। और ये सी वाला पार्ट है तो साइन चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ +14 है तो हमें -14 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 42 है, +42 है तो इसे भी -42 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन बराबर है। यहाँ पे अगर हम काटें तो 5 × 5 5 × 15 होता है, ये भी 8 × 8 8 × 24 होता है, ये भी 14 × 14 तो 14 × 42 माइनस कट जाएगा,
यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों अनुपात समान है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। और अगर ये तीनों का तीनों अनुपात बराबर है तो ये समाधान योग्य होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये तीनों के अनुपात समान है यानी कि समाधान योग्य है। ठीक है, मतलब कि सी नंबर का जो समीकरण है वो तीनों अनुपात समान होगा, और तीनों अनुपात समान है तो समाधान योग्य होगा, और समाधान योग्य है ये असंख्य समाधान है, क्योंकि तीनों की तीनों बराबर है इसलिए ये असंख्य समाधान होगा। ठीक है, बाकी जो डी नंबर है, ठीक है, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, मुझे पता है। और अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो उनका लेखा चित्र भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेखा चित्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं बता रहा हूँ, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन है निम्न युगल समीकरण के सदस्य चल राशियों के गुणांक। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि गुणांक और स्थिरांक का अनुपात ज्ञात कर। यानी कि यहाँ पे हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कर बताएं, यहाँ बताएं होना चाहिए, बनाए लिख हो चुका है। बताएं कि इनके लेखा चित्र यानी कि इनके जो लेखा चित्र होंगे परस्पर समानांतर होंगे या परस्पर काटने वाले या फिर संपाती होंगे। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम हमें अनुपात ही निकालना है, हमें इसी तरह से अनुपात निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर अनुपात निकाला है, समाधान योग्य है, कि असंख्य समाधान निकल रहे हैं, तो जैसा ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, समानांतर होगा, परस्पर समानांतर होगा, या परस्पर काटने वाला होगा, या संपाती होगा। तो जैसा कि ये वाला समाधान अभी हमने किया है, ठीक है, ये क्योंकि असंख्य समाधान होगा तो ये संपाती होगा, तो इसी तरह से निकालने के बाद हमें यहाँ पे लिख देना है ये संपाती होगा। ठीक है, ऐसा लिख देना है संपाती, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक इसी तरह से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है परस्पर काटने वाले होंगे या नहीं, या फिर समानांतर होंगे या नहीं। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे बी नंबर बनाया था, ठीक है, 2 का बी नंबर में ये A1 A2 और B1 B2 ये दोनों समान नहीं है। समान नहीं है तो इसका एक ही हल होगा, और एक ही हल होगा यानी कि ये परस्पर काटने वाले होंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना है जैसा हमने अभी बनाया यहाँ पूरा का पूरा। ठीक है, और आपको साइड में यही लिखना है परस्पर काटने वाले यानी कि एक दूसरे को काटने वाले, बस इतना ही लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह से जब हमने ए नंबर निकाला था 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पे समाधान योग्य हुआ था, सॉरी समाधान योग्य नहीं है, ये नहीं था। ठीक है, वो समाधान योग्य नहीं था यानी कि ये परस्पर समानांतर रेखा होंगे। ठीक है, परस्पर समानांतर रेखा होंगे। ठीक है, समानांतर रेखा। ठीक है, बस इतना ही। ये जो ए नंबर का जो भी निकला था वो परस्पर समानांतर रेखा होगा। तो आपको ये 3 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही बनाने हैं जो आपने यहाँ पे बनाए या अभी हमने बनाए, और वही सब लिखना है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बस याद रखें कि अगर वे एक दूसरे को काटते हैं तो परस्पर समानांतर होगा। सॉरी, अगर वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, है ना, अगर वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो वो परस्पर हाँ समानांतर रेखा होगा, है ना। बस इस बात का ध्यान रखें, A1 A2 B1 B2 ये दोनों बराबर अगर हो गए और C1 C2 बराबर ना हुआ तो वो परस्पर समानांतर रेखा होगा, परस्पर समानांतर रेखा होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर वो A1 A2 B1 B2 एक दूसरे को अगर नया काट मतलब उनका अनुपात अगर समान ना होता हो, समान ही ना होता हो, तो वो परस्पर एक दूसरे को काटने वाले होंगे और उनका एक ही हल होगा। और तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखें, ठीक है, अगर तीनों के तीनों अनुपात अगर समान होते हैं तो उनका असंख्य समाधान होगा, यानी कि जो रेखा होगा वो संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा। बस इतना ही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग मैथ बनाने की टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैथ को समझ कर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 नंबर का सारा समाधान आप लोग खुद से कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज के लिए बस इतना ही करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।